एक क्वेश्चन फिर मैंने एंड में आपको दिया था जिसमें 3 चार्ज गिवन थे, उसमें आपको नेचर बताना था और फिर उसमें रेशियो कुछ निकालना था। प्रीति, वो मार्कर मैंने कहीं पे रख दिया, देखना कहां है। मिल गया, मिल गया। सो ये हमारा एक केस था क्वेश्चन। इसमें हमारी प्रॉपर्टी ये यूज हुई थी कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। इस प्रॉपर्टी से मैंने कहा था कि इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। और एक चीज हमें और जो पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा प्लस से माइनस होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होगी, इस तरह से नीचे की ओर। तो इसके हिसाब से अब ये देखिए आपका जो चार्ज वन है ये फील्ड के अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब आपका ये हो गया नेगेटिव। और ये आपका चार्ज जो है फील्ड के अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव। ये फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव। बाकी मैंने कहा था बिल्कुल लेमैन नॉलेज से भी हम, बिना किसी फिजिक्स की नॉलेज से भी हम ऐसे कह सकते थे कि प्लस है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इन दोनों को, तो ये माइनस होंगे। ये माइनस है ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, मतलब ये प्लस होगा। अब इसमें एक चीज हमें और कैलकुलेट करनी है, which particle has the highest charge to mass ratio। मतलब हमें Q अपॉन M कैलकुलेट करना है, चार्ज अपॉन मास रेशियो Q अपॉन M निकालना है। तो इसके लिए क्या है, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन 1.13 ये लिखा था हमने, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.13, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.13। पार्टिकल 1 एंड 2, आंसर लिखिए, पार्टिकल 1 एंड 2 आर नेगेटिव चार्ज, पार्टिकल 1 and 2 are negative charge because they are attracted towards positive charge plate, and particle 3 is positive charged because it is attracted towards negative charge plate. It is attracted towards negative charge plate. अब इसमें जो हमें Q अपॉन, नेक्स्ट हेडिंग वाले Q अपॉन M रेशियो, Q अपॉन M रेशियो, Q अपॉन M रेशियो। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी में कई जगह थोड़ी सी ये समस्या है, सिलेबस काफी रिड्यूस हुआ है बहुत सी चीजें ना, और उसमें कई बहुत सारी चीजें डिलीट हुई हैं। जैसे ये आपका जो है मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेट्स के बीच में जब चार्ज पार्टिकल जाता है
तो वो डिफ्लेक्ट होता है, इधर जाता है, उसका हम ये सब कैलकुलेट करते हैं कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। ये पहले हमारे सिलेबस में था, एनसीईआरटी में भी था, बाद में ये सिलेबस में से हटा दिया, एनसीईआरटी में से हटा दिया, राइट। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आपका है, इसका जो सेकेंड पार्ट है Q अपॉन M रेशियो, वो हमारा उसी से कैलकुलेट होता है कि कितना जो चार्ज पार्टिकल जब यहां से आ रहा था, जब हमने उसको अंदर की ओर प्रोजेक्ट किया था, थ्रो किया था, तो वो जाना चाहिए था आपका ऐसे, बिल्कुल सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे ना जाकर के यहां से देखिए डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, ये डिफ्लेक्शन, ये हम कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा Q अपॉन M के टर्म्स में। तो ये डिफ्लेक्शन जब हमें पता होगा ना, उससे हम बता सकते हैं कि Q अपॉन M किसका ज्यादा है किसका कम है। यही इसने पूछा ना, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट Q अपॉन M रेशियो। तो सीधी सी बात है, यहां से हम ये देख लेंगे कि Q अपॉन M किसका ज्यादा है किसका कम है, सॉरी डेविएशन, डिफ्लेक्शन, कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है कौन कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे Q अपॉन M पता चल जाएगा। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हटा दिया गया है उसके ऊपर बेस्ड है ये, राइट, इसी के पर। तो ये अब जब हम जेई नीट की क्लासेस लेंगे वहां पर हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन सिंस अभी हमारे पास ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और ये देखिए जरा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें ये क्वेश्चंस डिटेल में भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थे, तो वहां से मैं ये चीज उठा लेता हूं और इसकी हेल्प से इसका मैं आंसर दे देता हूं। फिलहाल आप सभी लोग जो है ये रिलेशन, ये फार्मूला डिफ्लेक्शन का हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की, प्रेजेंट एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, तो आप केवल फार्मूला डायरेक्ट याद कर लोगे। ठीक है, लिखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल in vertical direction, in vertical direction is given by ये देखिए y इज इक्वल टू, जैसे मैं लिख रहा हूं लिख लीजिए, Q E L स्क्वायर अपॉन 2m V x स्क्वायर, QEL स्क्वायर अपॉन 2m VX स्क्वायर। QEL स्क्वायर अपॉन 2m VX स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका लिख लिया सभी ने फॉर्मूला ये। अब इसमें देखिए आपका जो ये आपका है, ये डिफ्लेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये है आपका ये y, ये चीज जो आपकी है, ये है y, और जो l है ना, वो लेंथ ऑफ प्लेट है, ये l, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये v देखो इसकी वेलोसिटी, इस तरफ जो वेलोसिटी है वो vx है, और क्या है उसमें बताना जरा, Q और M तो हो गया, Q चार्ज हो गया पार्टिकल का और M मास हो गया, बाकी यही चीज थी, आई थिंक L था लेंथ ऑफ प्लेट हो गया, और Vx चार्ज की वेलोसिटी हो गई इधर, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ तो नहीं था, यही चीज है ना। तो हमारा y जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फार्मूला पता चल गया, अब आप उससे आंसर दे दो। लिखिए जरा, y इज इक्वल टू, इसको हम रिफ्रेम करते हैं जरा, एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं इसमें से Q अपॉन M को अलग कर दूं तो बाकी क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, अपने फार्मूले से बताइए, क्या, E L स्क्वायर 2 VX स्क्वायर, यही है, E L स्क्वायर अपॉन 2 VX स्क्वायर। तो यहां पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि स्पीड सभी की सेम है, तीनों पार्टिकल्स की शुरुआत की, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है ही क्योंकि उन्हीं दोनों प्लेट के बीच में ये जा रहे हैं, लेंथ ऑफ प्लेट भी सबके लिए सेम है, तो ये वाला जो आपका ब्रैकेट है ये कांस्टेंट है तीनों के लिए। ठीक, तो अब यहां से बताइए आप वंशिका,
अगर ये कांस्टेंट है तो y और q अपॉन m में क्या रिलेशन हुआ? हाँ, नहीं कि पूरा q अपॉन m बताओ मुझे एक साथ, क्योंकि हमें आंसर जो देना क्या देना है, चार्ज टू मास रेशियो q अपॉन m के बारे में बताना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर हम अलग अलग बताएंगे जैसे आप पहले बताने जा रहे थे, तो q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन जब हम q अपॉन m पूरा ले लेंगे तो उसको कहेंगे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन m, ऐसे लिख लीजिए आप भी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन m। या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि q अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, लिख सकते हैं। अब आप वहां पर देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा किसका है। अब ये भी थोड़ा सा इसमें से नहीं पता चल रहा है हमें, ये तो लग रहा है कि 2 का सबसे कम है। उसने क्या पूछा है, हाईएस्ट किसका है, तो 2 का सबसे कम तो लग रहा है। अब 1 एंड 3 में देख के बताओ कि किसका ज्यादा है, हम देख ही सकते हैं और कोई तरीका नहीं है, देखने में 3 का ज्यादा लग रहा है। अच्छा, तो फिर 3 होगा भाई। हमें देख, वैसे वो एग्जाम में देगा तो आपको वैल्यूज वैल्यूज कुछ ना कुछ बताएगा जिससे आप देख सको। हमें जो लग रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट ये, तो आप लिख लीजिए, सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 3, since displacement of particle 3 is largest, therefore q upon m ratio, q upon m ratio for particle 3 is highest, therefore q upon m ratio for particle 3 is highest। लिखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.7, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.7। तानवी पढ़िए। तो देखिए सीधी सी बात क्या कह रहा है वो, उसने आपको अगेन यहां पर पिछले वाले केस की तरह 2 प्लेट्स दी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फर्स्ट डायग्राम में पॉजिटिव नीचे है नेगेटिव ऊपर है, सेकंड डायग्राम में पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे है, राइट। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी उसने। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिख लिया करो, मैंने आपको बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। The direction of the field is reversed keeping its magnitude unchanged and a proton falls through the same distance। अच्छा, अब इसका जो डिस्टेंस आपको गिवन है, कुछ भी ले ले, क्या ले ले, वर्टिकल में चलो y ले लेते हैं, कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ करना है, तो कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर चल रहा है, वो फॉल कर रहा है, तो 1.5 × 10⁻²मीटर। The direction of the field is reversed keeping its magnitude unchanged and a proton falls through the same distance। देखो यहाँ पे ना -e लिखा हुआ है, ये +e लिखा हुआ है, तो -e का मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और +e का मतलब ये प्रोटॉन है, बस केवल ये है।
कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, हमें टी निकालना है। पहले चलिए जरा हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के लिए होंगी बिल्कुल वैसे ही हमारी प्रोटॉन के लिए भी हो जाएंगी। अब आप ये बताइए जरा मुझे, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम निकालना है, कौन सा फार्मूला यूज करूं? बचपन वाला फार्मूला बताओ। हाँ, स्पीड कहां पता है हमें यहां पे? हाँ देखो सीधी सी बात है, एक मिनट सुनो। तीन फार्मूले हैं हमारे, तीन इक्वेशन थी वहां पे, b इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये बताइए कि डिस्टेंस और टाइम ये दोनों किस फार्मूले में थे? सेकेंड में, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो वही वाला हमारा अप्लाई होगा। तो फार्मूला हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो एस आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यू इनिशियल वेलोसिटी, वो कह इनिशियल वेलोसिटी हम ये मान के चलेंगे कि पहले हमने उसको बस रख दिया था ऐसे, और हाँ, और फिर वो जो है फील्ड की वजह से उसने चलना चालू किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा एस है यही आपका है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब टी तो निकालना है हमें, अब यहां पे ए की वैल्यू चाहिए, ए है? वो भी बड़े खुश है, ये भी बड़े खुश है, 9.8 ले लो, 10 ले लो। अरे ये ग्रेविटी में थोड़ी ना चल रहा है, फील्ड के अंदर चल रहा है। उसने बाद में कहा है कि इसको कंपेयर कर लो ग्रेविटी से, लेकिन अभी ग्रेविटी में थोड़ी नहीं है। फील्ड के अंदर फोर्स कौन सा लगता है मैंने 2 बार बता दिया है अब तक पिछली क्लासेस में। मैंने कहा था 2 तरह के फोर्सेस के फार्मूले आपको मिल चुके हैं। एक आपका 2 चार्जेस वाला क्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दूसरा जब फील्ड गिवन होता है E, तब जो E का फार्मूला था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई फार्मूला यूज कर लेंगे, इससे हमें फोर्स पता चल जाएगा। और फिर हम यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहां से हमें ए पता चलेगा, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। अब आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है? 1.6 10 की पावर -19। ई हमको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 4। एम इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? चलो काफी लोगों को याद है, अच्छी बात है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 9.1 इंटू 10 की पावर -31। प्रोटॉन का कितना होता है? हैं? मेरा मन हो रहा है इतनी कुटाई करूंगा ना, जो बोल रहा है। कौन बोल रहा था अभी? सेम होता है नेगेटिव होता है, तुम बोल रही थी। चार्ज की बात होती है, सेम होता है नेगेटिव, तब मास थोड़ी ना होता है। मास कभी नेगेटिव सुना आज तक? कि तुम्हारा मास, तुम्हारा वेट पॉजिटिव है 40 केजी और इसका तानवी का नेगेटिव है 40 केजी है? सेम नहीं होता है। मुझे जो याद आ रहा है कुछ कुछ मेरी याददाश्त के हिसाब से 1.67 10 की पावर -27, जो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। वो भी हमें जरूरत पड़ेगी, प्रोटॉन के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो यहां से बताइए ए कैलकुलेट कर लोगे? यस या नो? मैं कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूं, आप इसको घर पे कर लेना, आप नोट कर लो, केवल टाइम नहीं वेस्ट करना मैंने। राइट, आ जाएगा ए। कैसे आया ये बात समझ में आ गई? फोर्स कौन लगा रहा है? देखो हमेशा ये देख लिया करो कि फोर्स लगा कौन रहा है। अगर अर्थ लगा रही होती तो हम ग्रेविटी ले लेते, तो हम 9.8 ले लेते एक्सीलरेशन को। अगर अर्थ नहीं लगा रही तो देखो कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फार्मूला है फोर्स का, Q इंटू ई। अगर कोई दूसरा चार्ज लगा रहा होता तो हम ले लेते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सोचो हो जाएगा। फिर फोर्स को m इंटू ए के इक्वल कर दो,
ए आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एस की जगह पे कितना लिखेंगे 1.5 10 की पावर -2, यू की जगह पे 0, हाफ, ए की जगह पर ये जो आप वैल्यू निकाल रहे हो टी स्क्वायर, तो यहां से टी स्क्वायर आएगा आपका, राइट, अंडर रूट ले लेना, टी आ जाएगा। यही काम हमें प्रोटॉन में करना है, सेम फील्ड है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, सब कुछ है, तो आपका देखो चेंज क्या होगा, क्यू भी सेम रहेगा, केवल चेंज होगा मास, 1.67 10 की पावर -27। ए निकाल लेना, उसके लिए भी यहां पे डाल देना, एस सेम रहेगा, यू 0 रहेगा, ए जो निकालोगे डाल देना, फिर टी स्क्वायर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। अब बाद में वो कह रहा है कि इसको आप फ्री फॉल से कंपेयर करो, तो वहां पर फिर आप जो लेंगे, जो आप कह रहे थे अभी, जो भी कह रहा था कि a इज इक्वल टू 9.8 या 10, जो भी लेना हो ले लेना, और फिर से फार्मूला डाल देना, s इज इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब s वही डिस्प्लेसमेंट जितना था, u 0, a की जगह 10, और फिर से t निकाल लेना। तो कंपैरिजन मतलब हमें टाइम कंपेयर करना है कि अगर ये ग्रेविटी में होता तो क्या होता, यही तो कह रहा है ना, कंपेयर, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल किसको बोलते हैं, ऊपर से हमने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्री फॉल का ये मतलब होता है। तो u यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, s यहां पर कह रहा है सेम ले लो, a जो है यहां पर आप कैलकुलेट कर रहे थे, यहां पे a कितना ले लोगे 10, t निकाल लोगे, बोलो, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा ये, राइट, हो जाएगा क्वेश्चन, कर लेंगे सभी लोग, कर लीजिएगा इसको ना, ये आपने नोट कर ही लिया ना। तो ये सारा कुछ हम जेई नीट की क्लासेस में करेंगे। ये सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लिखिए डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल a system of two equal and opposite charges, a system of two equal and opposite charges separated by very small distance, separated by very small distance is called dipole, is called dipole. Example, HCl molecule, HCl molecule, क्यों है ये डायपोल, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, हम्म हम्म क्या पढ़ा था, हम्म इसमें लोन पेयर आता है, नहीं लोन पेयर वाला भी, ये तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हुआ ना, जो आप लोन पेयर वाला कह रहे हैं वो आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स में आता है, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री भी आती है मुझे, कोवैलेंट कंपाउंड में होता है, जैसे वहां पर जब आप लेंगे CO2 और जब आप लेंगे H2O, तो वो दोनों आपके कोवैलेंट कंपाउंड हैं। CO2 जो है वो आपका डायपोल नहीं होता है, वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे ना, लीनियर स्ट्रक्चर, वी स्ट्रक्चर, तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे वो डायपोल नहीं होता है, लेकिन जो H2O है वो वी शेप है, वो डायपोल होता है। तो बेसिकली वहां पर भी आपका क्या है कि एक प्लस चार्ज H और एक माइनस चार्ज Cl, H प्लस Cl माइनस, यही तो होता है, वैलेंसी दोनों की 1 1 होती है ना, प्लस माइनस, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा HCl के बीच में, H और HCl में H और Cl के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलोगे, केमिस्ट्री में क्या बोलते हो,
अरे पूछ रहा हूं मैं डिस्टेंस, तुम मूवमेंट की बात कर रहे हो। हैं? बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, जो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होगी उसको बॉन्ड लेंथ बोलोगे ना आपका। तो एच और सीएल के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो आपकी होगी डिस्टेंस, बहुत ही कम होती है वो। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि डायपोल क्या है। अब डायपोल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगेन दो चीजें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बोला था कि उसको दिखाएंगे बना के कैसे, और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस क्यू, प्लस क्यू, जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है ना उसको हम 2a लेते हैं। 2a 2l, हम a या l भी ले सकते हैं, लेकिन 2a 2l क्यों लेते हैं? आगे हमें कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? मान लीजिए ये आपका डायपोल है, ठीक है। अब मैं कहूं कि जो किसी एक पॉइंट की इस पेन, इस मान लीजिए इस कैप की इस पेन से डिस्टेंस, इस कैप की इस पेन से डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूं, है ना। तो अब आप बताइए कि इस कैप की इस पेन से डिस्टेंस आप किस पॉइंट से मेजर करोगे? मैं पूछ रहा हूं कि इस कैप की इस पेन से डिस्टेंस बताओ, तो आप इसके किस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस बताओगे? हाँ बच्चे, एंड पॉइंट से, वो तो कम हो गई। इस वाले एंड पॉइंट से बताओगे तो बहुत कम है, इस वाले एंड पॉइंट से बताओगे तो बहुत ज्यादा है। सेंटर से, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि हमें सेंटर से लेना चाहिए। अगर आपने ये एंड पॉइंट लिया तो बहुत कम हो गई डिस्टेंस, अगर ये एंड पॉइंट लिया तो बहुत ज्यादा हो गई डिस्टेंस। तो एवरेज वैल्यू कहां से आएगी? लगभग सेंटर पॉइंट से। तो डिस्टेंसेस हम डायपोल में भी सारी की सारी कहां से मेजर करेंगे? सेंटर से। तो सिंस हमें डिस्टेंसेस सेंटर से लेना है, तो अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस 2a ले लूंगा तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a। वो कैलकुलेशन में हमें हेल्प करेगा। अगर हम लेते a तो हाफ डिस्टेंस क्या होती? a/2। कैलकुलेशन में फ्रैक्शंस आते हैं, हमें समस्या होती। तो दैट इज द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं है डिस्टेंस 2a लेने का। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था कि उसको डायग्राम की हेल्प से हम जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, और जब हम उसकी स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड बताते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताते हैं, ई, कि कहां पे स्ट्रांग है फील्ड, कहां पे वीक है। उसी तरह से जब डायपोल को बना के दिखाएंगे तो हम इस तरह से दिखाएंगे, और इसके जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो वो होता है इसका डायपोल मूवमेंट। क्या होगा? डायपोल मूवमेंट। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट ब्रैकेट में स्मॉल पी, स्मॉल पी और उसके ऊपर एरो लगा दो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्मॉल पी उसके ऊपर एरो, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। लिखिए जरा, स्ट्रेंथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल, strength of any electric dipole is given by, strength of any electric dipole is given by its dipole moment, is given by its dipole moment. Change the paragraph. It is equal to, it is equal to product of, product of one of the two charges
प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू चार्जेस, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, चेंज द पैराग्राफ, पैराग्राफ चेंज करके, इट इज वेक्टर क्वांटिटी whose direction is always, whose direction is always from negative to positive charge, from negative to positive charge, नेगेटिव टू पॉजिटिव को अंडरलाइन कर लो, याद कर लेना, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा माइनस टू प्लस होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो फार्मूला हमारा बन जाएगा, अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, फार्मूले में मैग्नीट्यूड आएगा तो एरो नहीं लगाएंगे, तो P इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, चार्ज लेंगे तो अगेन उसका मैग्नीट्यूड, साइन नहीं, तो Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। इसको कई बार हम ऐसे भी याद रखते हैं 2QA, 2QA, बट रिमेंबर यहां पर हमारा जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में वो a नहीं है, 2a है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में वो कहेगा कि देयर आर टू चार्जेस ऑफ -2 कूलम माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर, व्हाट इज डायपोल मोमेंट। अब बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये याद रहता है कि a डिस्टेंस होता है, फार्मूले में 2 डालते हैं, यहां पे चार्ज की वैल्यू और a की जगह 5 डाल देते हैं, गलत क्वेश्चन, क्योंकि आपको उसने दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बताई है 5 मिलीमीटर, तो वो एक्चुअल में उसने 2a बताया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको याद ऐसे रखो फार्मूले को, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इस चीज का यूज ये है कि अभी हम आगे इसके लिए कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे फील्ड वील्ड का, तो वहां पे जब हमें ये दिख जाए 2QA तो उसकी जगह आप P लिख दोगे, इसलिए ये रिलेशन भी हमें याद होना चाहिए। बट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि यहां पर जो डायपोल मोमेंट है इसमें वो है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यूनिट आप देखिए यहीं से निकल आएगा, चार्ज का यूनिट कूलम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यूनिट लिख लीजिए कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। तो आपको क्या मैंने बताया, मैंने आपको यह बताया कि जो डायपोल होता है ये कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एंड द बेस्ट एग्जांपल्स आर योर मॉलिक्यूलर डायपोल्स, एग्जांपल आपका HCl। एंड फिर मैंने आपको बताया हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ डायपोल। सो ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दो चार्जेस लेंगे, उनको हम स्मॉल डिस्टेंस पे रख देंगे, माइनस को पहले प्लस को बाद में। अब माइनस को पहले प्लस को बाद में क्यों रखते हैं, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, उसका भी रीजन ये है कि अब आप इस डायग्राम में अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाओगे तो ये माइनस टू प्लस इधर आएगी, माइनस टू प्लस आनी चाहिए ना, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, इसलिए केवल माइनस पहले बनाया जाता है प्लस बाद में। ऐसा नहीं कि प्लस पहले बना दोगे माइनस बाद में तो गलत हो जाएगा, फिर उसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो केवल उसको आगे की ओर रखने के लिए हम जब भी बनाएंगे तो माइनस पहले बनाएंगे प्लस बाद में बनाएंगे। फार्मूला इसका डायपोल मोमेंट का, एनी वन चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यूनिट कूलम मीटर, राइट। लिखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.9, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.9। अब है पढ़िए क्वेश्चन। इन्होंने आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए केवल
जो पॉइंट बताए हैं वो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बताए हैं। और इतना ही नहीं, कोऑर्डिनेट्स भी जो बताए उन्होंने 3 डायमेंशन के बता दिए, एक्स वाई जेड में। लेकिन एक्चुअल में सिंपल है, क्योंकि उन्होंने 2 वैल्यूज 0 बता दी। आपको केवल और केवल इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जब हम 2 डायमेंशन में लिखते हैं, तो हम हमेशा x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। ये आपको पता है 9th क्लास से। जब हम 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो पहले x फिर y फिर z। बस इतनी नॉलेज की जरूरत है और कुछ नहीं। तो आपको 2 पॉइंट जो a और b गिवन है, ये पॉइंट आपका a है मान लीजिए, और इधर आपका ये पॉइंट आपका b है। तो a पॉइंट आपका है 0 0 -15, बी पॉइंट आपका है 0 0 +50। ठीक, तो देखो x कितना है यहां पे, y कितना है, z कितना है, x कितना है, y कितना है, z कितना है। इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल एक्चुअल में z एक्सिस पर रखे हुए हैं। x 0 है, y 0 है, तो दोनों पार्टिकल कहां पे रखे हुए हैं, z एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि इसके लिए z -15 है, इसके लिए z +15 है। तो हम एक काम करेंगे, हम जैसे x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं, x को हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि x हमेशा में हॉरिजॉन्टल लें। यहां पर हमारे लिए कन्वीनियंट ये है कि हम z एक्सिस को इधर ले लें। ये मान लीजिए आपकी z एक्सिस है, और यहां पर आपका जो है ओरिजिन है, दोनों के बीच में ओरिजिन आएगा। कॉमन सेंस, ये -15 है, ये +15 है, इधर -15, ये +15, तो इसका मतलब ओरिजिन कहां होगा, सेंटर पे। ओरिजिन के इधर क्या वैल्यूज होती हैं, प्लस में, ओरिजिन के इधर क्या वैल्यूज होती हैं, माइनस में। तो ओरिजिन इन दोनों का बीच का पॉइंट आ गया, और ये हमारी z एक्सिस है। अब चलिए हम देखते हैं जरा पहले जो है क्या चीज, पहला आंसर पूछ रहा है कि व्हाट इज टोटल चार्ज। टोटल चार्ज माही कितना है, टोटल चार्ज, ये हमारा एक सिस्टम हो गया ना 2 चार्जेस का, तो इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। आपका जो चार्ज जो होता है टोटल निकालने के लिए हम उनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। सुनो, एक मिनट प्रेशर में नहीं आया करो, है ना, कि पूछ रहा हूं तो एकदम से घबराना नहीं है, ये कि मुझसे गलती ना हो जाएगी, गलती हो जाएगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये कोई बुद्धिमान नहीं बैठे हुए यहाँ पे सब लोग, है ना, हम सब लोग सीखने आए हैं। आराम से सोचोगे आंसर पता चल जाएगा। ये जो हमारी घबराहट होती है ना, यही चीज हमारी एग्जाम में भी होती है, हमसे आती हुई चीजें गलत होती है। चार्ज आपका जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो टोटल चार्ज हम कहीं पे कैसे निकालेंगे, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 विद साइन ले लो केवल। इस टाइप के हमने शुरुआत में किए थे क्वेश्चन कि टोटल चार्ज कितना होगा एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप 2 चार्ज हैं यहां पे, तो टोटल चार्ज क्या होगा, दोनों को ऐड कर दोगे, लेकिन विद साइन, विद साइन। हरी बस में एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको जब हम ऐड करते हैं, टोटल लेते हैं, विद साइन करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जब हम वेक्टर क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, वहां पे साइन नहीं लेते हैं। जैसे मैंने आपसे फोर्स कैलकुलेट कराया था, तो मैंने कहा था कि Q1 और Q2 के साइन नहीं लेने, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो लिखिए टोटल चार्ज इज इक्वल टू QA + QB, टोटल चार्ज इज इक्वल टू QA + QB, विद साइन दोनों की वैल्यूज डाल दीजिए, क्या आएगा आंसर, 0। विद साइन डालिए वैल्यूज इनकी, टोटल चार्ज इज इक्वल टू QA + QB, विद साइन वैल्यूज डालिए 0, राइट। इतने सिंपल क्वेश्चन हैं और ऐसे ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज्यादा कोई बोर्ड एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं आते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, जेई मेंस और नीट में भी जो है आपके 40% क्वेश्चन इसी के आसपास के होते हैं, सिंप्लिसिटी लेवल।
40%। तो ऐसा नहीं कि जेई मेंस और नीट भी बड़ा तोप है, जेई एडवांस तोप होता है, लेकिन जेई मेंस में 100% जिन लोगों के आए हैं, देखो धीमे धीमे नंबर बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के भी 100% आने लगे हैं। इस बार भी जो है दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 6 बच्चों के 100% आए गवर्नमेंट स्कूल के। लास्ट ईयर तो हमारे चंदन नगर या इधर के किसी स्कूल का था बच्चा जिसका 100% आया था जेई मेंस में। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जब हम करेंगे उधर तब भी आप क्वेश्चंस भी देखोगे ना, 40% बिल्कुल ऐसे सिंपल होते हैं आपका। फिर नेक्स्ट जो आपका 20% है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होगा, लेकिन वो भी आपके कंट्रोल में होगा। 60% हो गए, नेक्स्ट 20% के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। 60% नंबर फ्री के होते हैं, मतलब हर बच्चा 60% ला सकता है। और 60% का मतलब आप समझते हो, परसेंट में बात करूं, परसेंटाइल नहीं। जेई में आपका अगर 60% आपने सही कर लिया तो आपका परसेंटाइल लगभग आएगा 80 से 85 परसेंटाइल। जो टॉपर होता है 100% वाला, उसके लगभग आपके जो है मान के चलिए कि 80-85% नंबर होंगे। परसेंट 100 में से 85 नंबर। केवल और केवल एक ही चीज की जरूरत है, रेगुलर स्टडीज, फार्मूले याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ नहीं चाहिए। कोई एडिशनल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई एडिशनल आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं चाहिए, रेगुलर पढ़ाई चाहिए केवल। और एक चीज की हैबिट अभी से आप बना लीजिए कि एक अलग से डायरी बना लो, उस डायरी में शेरो शायरी लिखो। नहीं लिखो, शेरो शायरी के लिए बहुत से लोग डायरी बना लेते हैं ना, वैसे ही आप डायरी बना लो, उसमें फार्मूले लिखो। 3 हिस्से उसके कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। बायोलॉजी वाले भी उसमें लिख सकते हैं, जो आपके मेन मेन टर्म्स होते हैं, तो उस टाइप से करके फिजिक्स केमिस्ट्री तक आपको करना ही करना है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा बाद में। कितने ही क्वेश्चंस होंगे आपके, कितने का मतलब बोर्ड एग्जाम में तो आपके 90% क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होते हैं, 10% केवल क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा आपको तंग करेंगे। तो पहला तो टारगेट हमारा बोर्ड एग्जाम है ना, ये अभी हमारा पहला पहला चैप्टर चल रहा है, तो अभी से आप इस चीज की आदत डालोगे, आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो टोटल चार्ज आ गया। अब क्या कह रहा है, डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला डाल दीजिए, डायपोल मूवमेंट हाँ जी, याशिका बोलो फॉर्मूला। 2a इंटू क्यू। तो 2a की वैल्यू कितनी है, हम्म, मतलब इतनी सी चीज में देखो मेरा इतना समझाना सब तुम लोगों ने बेकार कर दिया। मैंने इसलिए कहा था कि ये याद रखो कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, जो 2a होता है वो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस होता है। तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ये आप ग्राफ से बता नहीं सकते हो। एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, जोर से बोलो, -15। लेकिन डिस्टेंस तो 15 हुई ना, माइनस तो आपको बता रहा है इधर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, तो टोटल यहां से यहां तक कितनी हो गई। इसके लिए कौन सी साइंस चाहिए, कौन सी मैथ्स चाहिए, 9th क्लास की बातें कर रहा हूं मैं। आपको ग्राफ पे केवल ये वैल्यू देखनी है, 15 और 15 30, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 30, 30। किसकी जगह, 2a की जगह। अगर आप 2a इंटू क्यू लिख रहे हो तो 2a की जगह 30 आएगा। या फिर आप फार्मूला यूज करना चालू करिए, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, जो मैंने बोला है आपको, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो आप डायरेक्ट डाल देना, यहां पे अगर आप डालोगे तो 2a की जगह कितना है 30 सेंटीमीटर ना, तो 30 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर में चेंज कर लो। और चार्ज की वैल्यू कितनी है, विदाउट साइन लोगे 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ये देखो कितना आ गया, जीरो से डेसिमल हट गया, 25 इंटू 3 75, और -2 और -7 कितना हुआ -9।
कूलम्ब मीटर, 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखना चाहें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, वैसे आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो सही है, लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल। डेसिमल जब होता नहीं है हम डेसिमल को पीछे ले जाएंगे, हम ये मान के चलते हैं यहां बैठा हुआ है वो, तो इसको एक डिजिट पीछे ले जाओ, एक प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। हाँ बच्चे, कौन सा? अरे भाई क्यों इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो चीजों को? हाँ हाँ, 30 को इंटू 2 नहीं, क्योंकि 2a क्या था, याद करो डायग्राम पिछला वाला, कहां से कहां तक था 2a, चार्ज टू चार्ज, यहाँ पे चार्ज टू चार्ज कितना है, तो 2a की जगह सीधा 30। अगर आप a की जगह डालते तो फिर आधा डालते 15, 2a की जगह तो पूरी डिस्टेंस वही आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको एक वर्ड जो याद कर रखा है ना वो याद रखो, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। और कोशिश करो कि आप वही फार्मूला यूज करो जब भी डायपोल मोमेंट निकालना है। हाँ बच्चे, तो हमें टोटल चार्ज से मतलब नहीं होता है ना। आप बताइए, अभी अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखाई थी क्या था डायपोल मोमेंट, वो तो वो क्या है ये बताया गया, उसका फार्मूला क्या बताया गया, स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ आपके इसमें है, जो कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं आप मुझसे छूटेगी जिसकी आपको जरूरत हो, बस उसको समझो और याद कर लो। ठीक है, तो वन ऑफ द चार्जेस, कोई एक चार्ज ले लो विदाउट साइन और दोनों के बीच की डिस्टेंस। राइट, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है और होता है बच्चों को, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नोट डाल के लिख लो वहां पर, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। वैसे मैंने डेफिनेशन में तो ये लिखाया ही है, डेफिनेशन में क्या लिखाया है, सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखाया है, इट इज इक्वल टू वन ऑफ द चार्ज एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो वो भी एक तरह से फार्मूला ही तो है। अच्छा ये देखिए, एक मिनट एक मिनट सुनिए, जब भी हम कोई वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। अगर वो क्वेश्चन में कहता कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या कहता, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहां पे आंसर हम छोड़ देते। उसने क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये अंडरस्टूड है कि हमें डायरेक्शन भी बतानी है। वो आपसे कहेगा नहीं कि ऑल्सो टेल डायरेक्शन, नहीं कहेगा, हमको खुद उसको बताना है। हाँ, अगर उसको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता तो वो जरूर कहता आपसे कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो डायरेक्शन मैंने अभी क्या बताया था, माइनस से प्लस की तरफ, तो माइनस कहां है, ये बैठे हुए हैं, प्लस कहां है, ये बैठे हुए हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ क्या आ गई, ये आ गई डायरेक्शन। अब ये किधर है, ये जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड, ये पॉजिटिव जेड हुआ ना, और ये नेगेटिव जेड हुआ इधर, तो पॉजिटिव जेड की तरफ लिखिए डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स, direction of dipole moment is towards positive z axis, is towards positive z axis। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा और ये कैलकुलेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डायपोल के लिए दो अलग अलग पॉइंट्स पर। ओके, थैंक यू। सो कल जैसा कि पहले आप लोगों को इंटीमेट किया जा चुका है, कल आपका टेस्ट है 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का, उसमें आपका आधा आधा घंटे का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा। तो बायोलॉजी आपका एक एक चैप्टर तो आई थिंक हो चुका है आप लोगों का ना, ऑलमोस्ट है, एक हो गया ना, मतलब 10 नंबर का होगा आपका फिजिक्स, 10 नंबर का केमिस्ट्री, 10 नंबर का बायोलॉजी या मैथ्स। तो
उस हिसाब से उतना तो आपका हो ही चुका है। टाइमिंग आपका 12 बजे से हम रख रहे हैं, तो पहले जिनकी क्लास है, कल बायोलॉजी वालों की क्लास भी है, तो वो क्लास के बाद दे देंगे। क्लास तो आपकी जो 11 से 12:30 11th है, आप लोगों की 12th वालों की 12:30 से है ना, तो आप उसके पहले आके दे सकते हैं। ठीक है, मैं टाइमिंग उसमें डाल दूंगा। 11 से 2 के बीच में आप लोग दे सकते हैं, कोई भी 11 से 2 के बीच में। तो फिजिक्स में से भी 10 नंबर का होगा, 4 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे 2-2 नंबर के, 2 क्वेश्चंस होंगे 3-3 नंबर के। नहीं नहीं, बस शुरुआत वाला कूलम्स लॉ, जिन्होंने कूलम्स लॉ दिया किया हुआ है तो वो लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे उसको। कूलम्स लॉ केवल कूलम नहीं, फील्ड विल नहीं, केवल कूलम्स लॉ के ऊपर 4 क्वेश्चंस होंगे। कूलम्स लॉ और एक मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई वाला, Q इज इक्वल टू एन ई और कूलम्स फार्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई और कूलम्स फार्मूला। नहीं नहीं, एक मिनट फिर से रिपीट करो, क्या कह रहे हो? नहीं बच्चे, ऐसा होगा नहीं, फिर वो डायपोल ही नहीं हुआ। हमारी डायपोल की डेफिनेशन क्या है? डायपोल को पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम ऑफ ऑपोजिट चार्जेस एंड, आधी बात आप कह रहे हो, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, हम उसी को डायपोल बोलेंगे, अदरवाइज हम डायपोल बोलेंगे ही नहीं। तो मतलब हाँ जी, जब भी डायपोल गिवन होगा तो दोनों चार्जेस सेम होंगे, दोनों चार्जेस डिफरेंट होंगे तो वो डायपोल होगा ही नहीं। केवल उसमें ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि आपको एक जैसे -2 है, ये -2 है, ठीक है, ये आपने रख दिया +4 कूलम, तो इसमें क्या होगा कि फिर इसको हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसके 2 टुकड़े हैं, यहाँ पे एक्चुअल में 2 चार्जेस हम ये मान लेंगे -2, और यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेंगे कि 2 चार्ज एक साथ रखे हुए हैं, +2 और +2, तो ये दोनों मिलकर के एक डायपोल बना देंगे और ये अलग हो गया, तो फिर से हमारा डायपोल में फार्मूला वही फिट होगा। डायपोल मींस 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो हम इसके लिए डायपोल मोमेंट निकालेंगे, इसका कोई रोल नहीं है उसमें। अगर मान लीजिए जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको भी मान लेता हूं, फर्स्ट थिंग वी विल नॉट कॉल इट डायपोल व्हेन इट विल बी सेड कि देयर आर 2 चार्जेस, और ऐसा क्वेश्चन हमने किया था भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट तो किया था हमने 2 अलग अलग चार्जेस का। तो देयर आर 2 चार्जेस प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ए एंड बी, -2 and +4 कूलम एंड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, या ऐसा करके। डायपोल वर्ड नहीं यूज करेगा, ठीक है। एक क्वाड्रापोल होता है जो डबल करके ना, तो क्वाड्रापोल, तो उसमें फिर ये वाली चीज हो जाती है कि मतलब 2-2 मिला करके 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, तो फिर उसमें यही होगा कि इक्वल इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो एक डायपोल ये बन जाएगा, एक डायपोल इसका बन जाएगा। लेकिन डायपोल का मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट, तो फार्मूले में हमारा चार्ज हमेशा वही होगा, ठीक है। मैथ्स का टेस्ट ना दूं तो हाँ दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा कह रहे हो नहीं दूंगा तो चलेगा, तो वो तो चलेगा ही, दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है।